A very good morning to all of you. Good morning, sir. कैसे हो बच्चों? अच्छा। बढ़िया। तो लास्ट क्लास में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। Yes, sir. अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो ऑन पेज नंबर 7.8 एंड 7.9। Sharp Limited was formed on 1st of December 2020 with a capital of rupees 5 lakh। 5 लाख रुपीज़ है, ध्यान से करना। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स भी गिवन हो सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। कई बार लिखा होता है 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो 50,000 इंटू 10, 5 लाख विल बी द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। और यहाँ पर रुपीज 5 लाख कैपिटल बता रखी है, आगे लिख रखा है डिवाइडेड इंटू शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो 5 लाख रुपीज के शेयर्स हैं डिवाइडेड इन द शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, यानी शेयर्स कितने हो जाएंगे? 50,000 शेयर्स हो जाएंगे। क्लियर है ना? Yes, sir. 50,000 शेयर्स में से आगे लिख रहा है इट ऑफर्ड 80% ऑफ द शेयर्स टू द पब्लिक। इन्होंने 80% शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए। टोटल शेयर्स हैं 50,000, 80% ऑफर किए, 20% लेस कर दो। 50,000 शेयर्स हैं, 20% लेस कर दो, यानी 10,000 शेयर्स लेस कर दो। 40,000 जो कि 80% के इक्वल हैं, ये शेयर्स इन्होंने ऑफर किए हैं, ऑफर्ड टू पब्लिक। ठीक है। द इश्यू प्राइस वॉज पेबल एज फॉलोज। इश्यू प्राइस 10 रुपीज का शेयर 10 रुपीज पे इश्यू किया है, वो बता रखा है कि किस वे में उन्होंने पब्लिक से कॉल अपॉन किया है अमाउंट। 30% ऑफ द फेस वैल्यू पर शेयर वॉज पेबल विद एप्लीकेशन। फेस वैल्यू पे ही इशू किया, यानी एट पार इशू किया। आउट ऑफ 10 रुपीज 30% यानी 3 रुपीज एप्लीकेशन पे कंपनी ने डिमांड किया। बोलो क्लियर है? 20% फेस वैल्यू पर शेयर वॉज पेबल ऑन अलॉटमेंट। ₹2 अलॉटमेंट पे ड्यू किए। और आगे लिख रखा है द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जो रिमेनिंग 5 रुपीज हैं, ये कंपनी ने अभी डिमांड नहीं किए हैं, ये एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी तब कंपनी डिमांड करेगी। तो लिख दिया एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। द कंपनी डिडंट कॉल फॉर द बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर। हमारी कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई है? 1st of December 2020। और ईयर एंडिंग कब होगी? 1 दिसंबर 2020 को अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है तो फर्स्ट ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 2021 को, क्योंकि इन केस ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी द फाइनेंशियल ईयर विल ऑलवेज बी फ्रॉम 1st of April टू 31st मार्च ऑफ द सक्सीडिंग ईयर। क्लियर है ना? कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर नहीं हो सकता, तो ईयर एंड होगा 31 मार्च 21 को। ऑल द अबव all the shares offered by the company were subscribed for. The company didn't receive the allotment money on 3,000 shares. 40,000 शेयर्स कंपनी ने ऑफर किए, इतने ही पब्लिक ने सब्सक्राइब फॉर भी कर लिए, एंड आउट ऑफ 40,000 शेयर्स ऑन 3,000 शेयर्स अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुई। अलॉटमेंट मनी not received. Allotment money not received. You are required to show the share capital in the balance sheet of the company prepared as per schedule 3 of the Companies Act 2013 at the end of the financial year and prepare notes to accounts. Easy है। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ही क्या है? 40,000 शेयर्स कंपनी ने इश्यू किए हैं, ऑथराइज कैपिटल 50,000 दिखा लोगे? चलो पहले बैलेंस शीट में कितना दिखाएंगे? 40,000 इंटू 5 कंपनी ने कॉल अपॉन किए, यानी 2 लाख रुपीज कंपनी ने कॉल अपॉन किए। इसमें से 3,000 इंटू 2 अलॉटमेंट मनी लेस कर दो। 3,000 शेयर्स के ऊपर ये कॉल इन एरियर्स है, 6,000 रुपीज
Remaining 1,94,000 rupees will be shown in the balance sheet. नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे तो ऑथोराइज तो 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, यानी 5 लाख रुपीज ऑथोराइज कैपिटल में दिखाओगे। फिर 40,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 4 लाख रुपीज इश्यूड शेयर कैपिटल में दिखाओगे। एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, क्योंकि फुल अमाउंट कंपनी ने कॉल अपॉन ही नहीं किया, तो आप लिखोगे 40,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, रुपीज 5 कॉल्ड अप, कितना हो जाएगा 2 लाख रुपीज, लेस कर देना इसमें से कॉल्स इन एरियर्स, 6,000 रुपीज, ये आ जाएगा 1,94,000 आपका आउटर कॉलम में जो आप बैलेंस शीट में दिखा रहे हो। बोलो कर लोगे? प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को समझा रखा है। यस सर। सबसे हो जाएगा ना? यस सर। आओ तो फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट पेज पे मैंने आप लोगों को रिजर्व कैपिटल पढ़ा दिया था और प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द कंपनीज बैलेंस शीट, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट टॉपिक इज कैपिटल रिजर्व ऑन पेज नंबर 7.11। देखो बच्चों, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक तो कमाता है रेवेन्यू प्रॉफिट, जो उसकी डे टू डे एक्टिविटी से जो वो प्रॉफिट जनरेट करता है, प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज ऑन डे टू डे बेसिस इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इज नोन एज या इज कॉल्ड एज रेवेन्यू प्रॉफिट्स। और एक होते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स, जो कि ऑर्गेनाइजेशन डे टू डे बेसिस पे नहीं कमाता। कैपिटल प्रॉफिट्स आर इंसिडेंटल टू बिजनेस, यानी वो बिजनेस में कभी कभी आकस्मिक तौर पर हो जाते हैं, हर रोज कैपिटल प्रॉफिट्स नहीं होते। तो कैपिटल रिजर्व इज द रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड सच प्रॉफिट्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल रिजर्व। सच प्रॉफिट्स मस्ट बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। जो कैपिटल प्रॉफिट जब एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को होते हैं, तो कैपिटल प्रॉफिट्स का यूटिलाइजेशन एक जॉइंट स्टॉक कंपनी या तो कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने में करती है, या फिर कंपनी उन कैपिटल प्रॉफिट्स में से फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इश्यू कर सकती है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। बोनस शेयर्स होते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं ना कंपनी के अंदर। मान लो एक कंपनी एग्जिस्ट कर रही है और उसके कुछ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, क्लियर है? एक कंपनी एग्जिस्टेंस में चल रही है, एट प्रेजेंट रन कर रही है, उसने पास्ट में शेयर कैपिटल इश्यू की थी, पब्लिक ने उसके शेयर सब्सक्राइब फॉर किए और कंपनी ने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको शेयर्स अलॉट किए। अब फ्यूचर में कंपनी को काफ़ी हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स हुए, तो आफ्टर 10 ईयर्स कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इश्यू करेगी। मान लो बोनस शेयर का रेशो दे दिया कंपनी ने 2:1, यानी हर वो इक्विटी शेयर होल्डर जो कंपनी के 2 शेयर होल्ड करके बैठा है उसको 1 शेयर बोनस का मिलेगा। बोनस मीन्स या बोनस शेयर मीन्स शेयर issued by the company फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कंपनी बोनस शेयर के लिए शेयर होल्डर से कोई पैसा नहीं लेगी। अगर मान लो आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 100 शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, मान लो ये कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ही है, अगर आपने 100 शेयर होल्ड कर रखे हैं तो आपको कितने बोनस शेयर मिलेंगे? 50। नाउ योर शेयर होल्डिंग विल बी 150 शेयर्स। बोलो समझ में आ रहा है?
Yes, sir. क्या ये 50 शेयर्स के लिए हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कोई पैसा देना पड़ेगा? अगर पैसा ही देना पड़ा तो फिर बोनस किस बात का? देखो ऑर्गेनाइजेशन में आपने सुना होगा दीपावली बोनस मिला, होली बोनस मिला, ये सुना है कभी आप लोगों ने? Yes, sir. तो जो बोनस मिलता है उसके लिए एम्प्लॉय को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं। वो तो ऑर्गेनाइजेशन हर एम्प्लॉय को इक्विटेबल मैनर के अंदर बराबर बोनस इश्यू करता है। तो यहाँ पर हमारी टोटल होल्डिंग हो जाएगी 150 शेयर्स। तो कैपिटल रिजर्व का यूटिलाइजेशन है क्या? या तो कैपिटल रिजर्व से आप कैपिटल लॉसेस राइट ऑफ कर सकते हो, या फिर आप कैपिटल प्रॉफिट्स को या कैपिटल रिजर्व को यूटिलाइज करके फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इश्यू कर सकते हो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। सर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, अरे वाइंडिंग अप कर रहे हो तो कंपनी क्लोज डाउन हो रही है, उस समय बोनस शेयर्स थोड़ी ना इश्यू करेंगे। तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। क्या कैपिटल रिजर्व का यूटिलाइजेशन डिविडेंड का पेमेंट करने के लिए कंपनी कर सकती है? आंसर इज नो। आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वो कंपनी ने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में वो प्रॉफिट जनरेट नहीं किया, तो जो प्रॉफिट उन्होंने बिजनेस एक्टिविटीज से अर्न ही नहीं किया उसका यूज डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कर सकती है कंपनी? तो कैपिटल रिजर्व, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व कैन नेवर बी यूटिलाइज्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। अब देखो कैपिटल रिजर्व, capital reserves are those reserves which are created out of the capital profits. Capital profits are those profits which are not earned in the normal course of the business. Normal course of within the business मतलब यानी from the sale of goods or from rendering of services. These reserves cannot be utilized for the distribution of dividends. Underline कर लेना बच्चों इस चीज को। These reserves cannot be utilized for the distribution of dividends. Following are the items that give rise to the capital profits and hence capital reserves. Profit on sale of fixed assets. Fixed assets की सेल पे जो प्रॉफिट होंगे वो क्या है? कैपिटल प्रॉफिट्स। फिक्स्ड assets are not goods of the business organization. They are acquired by the business organization for using them in the organization and not for the resale purpose. That is why if any fixed asset is sold by the business organization and the organization is earning profit on the sale, then such profit is a capital profit and will be transferred to the capital reserve at the end of the year. Next है profit on revaluation of fixed assets. कंपनी में भी जो हमने देखो पार्टनरशिप में पढ़ा था, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं, यस और नो? Yes, sir. तो कंपनी भी अपनी एसेट्स का रीवैल्यूएशन करती है और अगर रीवैल्यूएशन में कंपनी को प्रॉफिट होते हैं तो सच प्रॉफिट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल प्रॉफिट्स एंड विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, मान लो 100 रुपीज़ का शेयर है या 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, अगर इसको, ये इसकी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू है, अगर इस शेयर या डिबेंचर को हम मोर देन 100 रुपीज़ पे इशू करते हैं, मान लो 110 पे इशू किया या 140 रुपीज़ पे इशू किया, तो इन केस ऑफ 110 जो 10 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, या इन केस ऑफ 140 जो 40 रुपीज़ आप हायर रेट के ऊपर इशू कर रहे हो, इसको बोलते हैं प्रीमियम अमाउंट। क्या बोलेंगे? प्रीमियम अमाउंट, ठीक है। और इसको हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के नाम से बोलते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। दिस प्रीमियम इज अ capital profit for the business organization and will be credited to capital reserve. Now profit on redemption of debentures. देखो बेटा, जैसे कंपनी शेयर्स इशू करती है वैसे ही कंपनी डिबेंचर्स भी इशू करती है। डिबेंचर्स कंपनी के द्वारा लिए गए लोन्स हैं। डिबेंचर्स आर द नॉन करंट लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी, नॉन करंट यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। तो मान लो 100 रुपीज़ के आपने डिबेंचर्स इशू किए थे, तो कंपनी मान लो 10 ईयर्स के बाद, आफ्टर 10 ईयर्स कंपनी इनका रिडम्पशन करेगी। रिडम्पशन यानी रीपेमेंट करेगी। आफ्टर 10 ईयर्स कंपनी कर रही है रिडम्पशन। अब डिबेंचर्स के रिडम्पशन के कुछ मेथड्स हैं। देयर आर 4 ways फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। उसमें से एक मेथड है
बाय परचेजिंग द डिबेंचर्स इन द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट से अपने खुद के डिबेंचर्स ही परचेज कर लेना। रिडम्पशन करना है ना, रीपेमेंट करना है, आपने ओपन मार्केट से उनको परचेज कर लिए। ओपन मार्केट हेयर मीन्स शेयर मार्केट। तो अगर आपका 100 रुपीज़ का डिबेंचर अगर आपको ओपन मार्केट में 80 रुपीज़ में मिल जाए आफ्टर 10 ईयर्स, तो ये क्या हो जाएगा, रिडम्पशन एट डिस्काउंट हो जाएगा ना। 100 रुपीज़ का डिबेंचर आपको 80 रुपीज़ में मिल गया अपना ही खुद का, तो आपको 80 रुपीज़ पे करने पड़े ना एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। तो बोलो 100 की चीज़ अगर आपको 80 में मिल गई तो 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया एट द टाइम ऑफ Yes. रिडम्पशन। तो दिस प्रॉफिट इज अ कैपिटल प्रॉफिट एंड विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कंपनी अपने इनकॉर्पोरेशन से पहले जो भी प्रॉफिट जनरेट करती है वो भी कैपिटल प्रॉफिट की कैटेगरी में आते हैं। तो प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ कंपनी प्रायर टू इट्स इनकॉर्पोरेशन एंड प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था जब हमने टॉपिक पढ़ा था प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द कंपनीज बैलेंस शीट, तो हमने सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के अंदर लास्ट में क्या ऐड किया था, फॉरफिटेड शेयर्स का बैलेंस। यस और नो? Yes, sir. Yes. मान लो 10 रुपीज़ का शेयर है, कंपनी पूरे 10 रुपीज़ डिमांड कर चुकी, ठीक है ना। शेयर होल्डर ने केवल 8 रुपीज़ का पेमेंट किया और 2 रुपीज़ के नॉन पेमेंट की वजह से कंपनी ने इसके शेयर क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस देने के बाद भी, रिमाइंडर्स देने के बाद भी अगर शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया तो फिर डायरेक्टर्स को राइट होता है टू फॉरफिट द शेयर्स। मान लो 100 शेयर्स है मिस्टर एक्स के पास of rupees 10 each on rupees 10 called up by the company and only rupees 8 paid up by the Mr. X। अब 2 रुपीज़ के नॉन पेमेंट की वजह से कंपनी ने इसके शेयर क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। तो इसने कितना पेमेंट कर दिया कंपनी को, 100 इंटू 8 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया। Yes. मैंने क्या कहा था, जब कंपनी शेयर फॉरफिट करती है तो शेयर्स भी कंपनी फॉरफिट कर लेती है यानी जब्त कर लेती है, और जो अर्लियर शेयर होल्डर ने कंपनी को पेमेंट किया होता है वो भी कंपनी का हो जाता है। तो यहाँ पर 100 इंटू 8 यानी 800 रुपीज़ शेयर फॉरफिचर अकाउंट में जाएंगे। क्लियर? Yes, sir. अब फ्यूचर के अंदर कंपनी अगर इन 100 शेयर्स को रीइश्यू करती है, मान लो रीइश्यू किए कंपनी ने 6 रुपीज़ पर शेयर के ऊपर, 6 रुपीज़ पर शेयर के ऊपर, 10 रुपीज़ का शेयर है, 6 रुपीज़ में इशू कर दिया तो कंपनी ने 4 रुपीज़ डिस्काउंट पे इशू किया। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. मैं रीइश्यू की बात कर रहा हूं इन्हीं शेयर की। फ्यूचर में कंपनी ने यही 10 रुपीज़ का शेयर 6 रुपीज़ में रीइश्यू कर दिया, तो बोलो 4 रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ। इन दिस केस डिस्काउंट इज 4 रुपीज़ पर शेयर ऑन रीइश्यू, ठीक है। अब कंपनी ने अर्लियर 8 रुपीज़ रिसीव किए थे इन्हीं शेयर्स के ऊपर मिस्टर एक्स से, और जब रीइश्यू किए तो 4 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। बोलो कंपनी को 4 रुपीज़ पर शेयर का प्रॉफिट हो गया। यस और नो? मिस्टर Yes, sir. एक्स से 8 रुपए पर शेयर रिसीव हो गए थे। हाँ सर, 8 रुपए रिसीव हो गए थे। अब जो हमने ये मान लो हमने मिस्टर वाई को रीइश्यू किए, मिस्टर वाई से आपने 6 रुपीज़ रिसीव किए, मतलब कि 4 रुपीज़ आपने मिस्टर वाई को जब रीइश्यू किया तो 4 रुपीज़ का कंपनी को लॉस हुआ। यस और नो? डिस्काउंट पे इशू की तो लॉस ही है डिस्काउंट। Yes, sir. Yes. तो 4 रुपीज़ का लॉस मैंने जो मिस्टर एक्स से 8 रुपीज़ रिसीव हुए थे उसमें से लेस कर दिया। अब ये जो 4 रुपीज़ है ये कैपिटल प्रॉफिट होता है एंड विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसलिए लिख रहा है कि प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। ये सारा कार्यक्रम हमारे सिलेबस में है, ये सारा कार्यक्रम हमारे सिलेबस में है, फॉरफीचर एंड रीइश्यू। अब देखो कैपिटल रिजर्व्स आर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। मैंने आपको शेयर होल्डर्स फंड्स पढ़ाया था ना, Yes. शेयर होल्डर्स फंड्स। ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड फर्स्ट हेडिंग आती है शेयर होल्डर्स फंड्स। इसमें ए हमने लिखा था शेयर कैपिटल, Yes.
बी बेटा आता है यहाँ पर रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये चीजें याद करते जाना आप लोग, क्योंकि हमारे पास पूरा चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, वहां पे फिर आपको ये चीजें ही लर्न करनी है। और मैं पहले ही बता दूं, उस चैप्टर में समझने की चीजें तो हैं ही हैं, आपको उसमें कंपनी का जो बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उनके लीगल फॉर्मेट्स गिवन है उस चैप्टर में, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी टाइम हो ड्यूरिंग द डे, तो धीरे धीरे जब तो आप फेस टू फेस क्लास में आओगे, हम वेडनेसडे को मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूंगा बुक के अंदर कि क्या चीज़ें आपको लर्न करनी है। तो अभी से कर लोगे एडवांस में तो फायदे में रहोगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है बी पार्ट, बी सब हेडिंग आती है इसमें, रिजर्व्स एंड सरप्लस। कैपिटल रिजर्व को रिजर्व्स एंड सरप्लस के सब हेड के अंदर टॉप पे शो किया जाता है, बिल्कुल टॉप पे। रिजर्व्स एंड सरप्लस के सब हेड में कैपिटल रिजर्व सबसे टॉप पे आता है। बोलो क्लियर? यस सर। यानी Yes, कहने sir. का मतलब यह है, जब रिजर्व्स एंड सरप्लस का हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल रिजर्व। आई होप समझ में आ गया होगा। यस सर। अब देखो डिस्टिंक्शन बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। मैंने आपको रिजर्व कैपिटल पढ़ाई थी इन केस ऑफ एन Yes, sir. अनलिमिटेड कंपनी व्हाइल कन्वर्टिंग इट इनटू अ लिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, पढ़ाया था ना। Yes, sir. अब देखो रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। रिजर्व कैपिटल इट रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ द इंक्रीज्ड नॉमिनल कैपिटल और uncalled share capital which shall not be called up except in the event of winding up। क्लियर है? याद आ रही है रिजर्व कैपिटल Yes, sir. एंड कैपिटल रिजर्व? ये तो आज ही पढ़ा है। कैपिटल रिजर्व इज दैट रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट्स सच एज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स एटसेट्रा। आज ही पढ़ा है। These profits are not earned in the normal course of business and cannot be utilized for the distribution of dividend by the company। Clear? Yes, sir. Second point है necessity। It is not necessary to create a reserve capital। Reserve capital create करना necessary नहीं है, but it is necessary to create capital reserve whenever the company earned capital profits। Clear? Yes, sir. थर्ड है resolution। A resolution must be passed before creating reserve capital। reserve capital अगर आपको create करनी है तो resolution तो आपको pass करना पड़ेगा, but it is not necessary to pass a resolution for the creation of capital reserve। Clear? Next point है realized or not realized। तो रिजर्व कैपिटल रियलाइज तो ही नहीं होती है, वो तो हम रियलाइज करते हैं एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो इट रेफर्स टू द अमाउंट विच हैज नॉट बीन रिसीव्ड और रियलाइज्ड। इट विल बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर इफ रिक्वायर्ड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। एंड कैपिटल रिजर्व इट रेफर्स टू द अमाउंट विच हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। बोलो क्लियर है बच्चों? Yes, sir. डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। रिजर्व कैपिटल इज नेवर शोन इनसाइड द बैलेंस शीट। रिजर्व कैपिटल को हम बैलेंस शीट में शो ही नहीं करते। एंड कैपिटल रिजर्व्स आर शोन अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड्स, सब हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑन द टॉप। ठीक है ना? रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेड में, सब हेड में टॉप पे इसको शो किया जाता है। टाइम व्हेन इट कैन बी यूज्ड। Reserve capital can be used only at the time of winding of the company for the purpose of payment to the creditors। पढ़ाया था मैंने कि रिजर्व कैपिटल हम क्रिएट ही किस पर्पज से करते हैं। एक अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, वो रिजर्व कैपिटल क्रिएट करती है फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट टू द क्रेडिटर्स एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। एंड कैपिटल रिजर्व्स इट कैन बी यूज्ड टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेज और टू डिक्लेयर अ शेयर बोनस एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। बोलो बच्चों क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट पेज पे आओ। डिस्टिंक्शन दे रखा है बिटवीन ऑथराइज शेयर कैपिटल एंड इश्यूड शेयर कैपिटल। बोलो पूछ रहे हैं क्या? ये तो इजी सा टॉपिक है, ये तो इजी सा टॉपिक है, चलो कर लेते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल
It is the maximum amount for which a company is authorized to issue shares during its lifetime. Authorized share capital maximum share capital होती है जो कि कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इशू कर सकती है. And issued capital, it is a part of the authorized share capital which is actually offered to the public for subscription. बोलो क्लियर है? Yes, sir. Second point number second, authorized capital is stated in the memorandum of association of the company and issued capital is stated in the articles of association of the company. आपने लास्ट ईयर पढ़ा था बिजनेस स्टडीज में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे आपने कंपनी के केस में पढ़ा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का चार्टर होता है और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते हैं. तो जो इश्यूड शेयर कैपिटल होती है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में स्टेटेड होती है. Yes, एक पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन ये हो सकता है कि ऑथराइज्ड कैपिटल इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द इश्यूड शेयर कैपिटल. मान लो आपकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो 10 लाख ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हो जाएगी. अगर आपने इश्यू सारे के सारे शेयर्स इश्यू कर दिए तो ऑथराइज कैपिटल एंड इश्यूड शेयर कैपिटल इक्वल हो जाएगी. और अगर आपने इश्यूड कम किए, मान लो इसमें से 80,000 शेयर्स ही पब्लिक को ऑफर किए, 80,000 इंटू 10 यानी 8 लाख रुपीज़. तो पॉइंट क्या बनता है डिस्टिंक्शन का? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द इश्यूड शेयर कैपिटल एंड इश्यूड शेयर कैपिटल इज लेस देन और इक्वल टू द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. बोलो बच्चों क्लियर है? Yes, sir. चलो अब बस 2-3 हमारे कुछ पॉइंट्स और बचे हैं थ्योरी के, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल पोर्शन चालू हो जाएगा इस चैप्टर का. जितना मैंने थ्योरी पढ़ाई है इसको अच्छे से समझना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछना नेक्स्ट क्लास में. अब नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स. कंपनी शेयर्स का इश्यू किस किस तरीके से कर सकती है, किन वेज में कंपनी शेयर्स इश्यू कर सकती है. तो शेयर्स में बी इश्यूड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 वेज. फर्स्ट है फॉर कैश बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स. प्राइवेट प्लेसमेंट करके, यानी यहां पर कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं करेगी टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स और डिबेंचर्स. सर क्या केवल ये प्राइवेट कंपनी ही करती है प्राइवेट प्लेसमेंट? प्राइवेट कंपनी तो करती ही है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी कर सकती है. अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर्स को अगर कॉन्फिडेंस है कि वो अपने प्राइवेट सोर्सेज से ही जो कैपिटल है वो जनरेट कर लेंगे, रिक्वायर्ड कैपिटल जनरेट कर लेंगे, तो इन सच अ केस एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी पब्लिक को ऑफर नहीं करती टू सब्सक्राइब इट शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज. सेकंड है अगेन इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. क्या पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर सकती है क्या? बोलो आंसर करो. क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक को ऑफर दे सकती है टू सब्सक्राइब फॉर इट शेयर्स और डिबेंचर्स? No, sir. नो. आंसर इज नो. पढ़ाया था मैंने. एंड थर्ड वे इज फॉर कंसिडरेशन, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. यानी यहां पर कंपनी को शेयर्स इश्यू करने से कैश रिसीव नहीं होगा,
कंपनी इन काइंड समथिंग रिसीव करेगी, जैसे बिल्डिंग परचेज कर ली, प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर ली, और जो सप्लायर ऑफ द बिल्डिंग है या सप्लायर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है उसको हम बोलते हैं वेंडर। इन दिस केस यहाँ पे हम वेंडर बोलेंगे उसको। वेंडर को कंपनी ने जो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है, जो परचेज प्राइस ऑफ बिल्डिंग है या जो परचेज प्राइस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, उतनी ही वैल्यू के कंपनी उनको शेयर्स इश्यू कर दे, तो इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बोलो बच्चों, क्लियर? Yes, sir. अब आज हम पढ़ते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। ये तो कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट आपको दे रखा है सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर यहां पर प्राइवेट प्लेसमेंट की बातें की हुई हैं। एज पर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी में इश्यू शेयर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस ऑल्सो। ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस ऑल्सो। ध्यान रखना, प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो करेगी ही करेगी, क्योंकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती टू सब्सक्राइब फॉर इट शेयर्स एंड डिबेंचर्स। हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को सब्सक्राइब फॉर करने के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। और a private limited company by its articles of association limits the number of its members up to 200। इन 200 की काउंटिंग में कौन शामिल नहीं होते? जवाब दो। 200 की काउंटिंग में कौन कौन शामिल नहीं होते? Exclusive of past and present. वेरी गुड, वेरी गुड। Past or present employees who are holding shares of the private limited company will not be included while counting the number of shareholders in case of a private limited company। क्योंकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं बच्चों? आंसर करो। 200। चलो, तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स करेगी ही करेगी। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के भी प्रमोटर्स को अगर ये कॉन्फिडेंस हो कि वो अपने प्राइवेट सोर्सेज से ही रिक्वायर्ड कैपिटल अरेंज कर लेंगे, तो फिर वो पब्लिक को इनवाइट नहीं करते टू सब्सक्राइब फॉर इट शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो समटाइम्स द प्रमोटर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी are confident of raising capital through private sources and contacts. In such a case, company doesn't invite the public to subscribe for its shares but make private placement of shares। अब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब प्राइवेट प्लेसमेंट करती है या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, तो फिर वो ऑफर किसको देते हैं? अगर पब्लिक को ऑफर नहीं देते तो देखो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो कर ही नहीं सकती पब्लिक को। पब्लिक लिमिटेड कंपनी फिर ऑफर किसको करती है? प्रमोटर्स को। प्रमोटर्स जिनके माइंड में सबसे पहले कंपनी के क्रिएशन से रिलेटेड आइडिया आता है, उनको बोलते हैं प्रमोटर्स, जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो प्रमोटर्स को, उसके अलावा उनके रिलेटिव्स को, उनके फ्रेंड्स को, कंपनी की अगर कोई ग्रुप कंपनी है तो ग्रुप कंपनी के शेयर होल्डर्स को, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स को। म्यूचुअल फंड्स सुना होगा, टीवी के ऊपर एडवर्टीजमेंट भी आता है। म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, उनको ऑफर कर सकते हैं। इसके अलावा नॉन रेजिडेंट इंडियंस को, एनआरआईज को, नॉन रेजिडेंट इंडियंस को, और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं लाइक एलआईसी, यूटीआई, आईसीआईसीआई एटसेट्रा। एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूटीआई यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एंड आईसीआईसीआई यानी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इनको शेयर्स इश्यू करके एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपनी रिक्वायर्ड शेयर कैपिटल रेज कर सकती है विदाउट ऑफरिंग इट्स शेयर्स टू द पब्लिक। इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स।
अब जब कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स करती है तब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्योंकि पब्लिक को ऑफर नहीं करती टू सब्सक्राइब फॉर इट शेयर्स, तो कंपनी फिर प्रोस्पेक्टस उस केस में इश्यू नहीं करती। प्रोस्पेक्टस है क्या? प्रोस्पेक्टस को हिंदी में बोलते हैं एक विवरण पत्र है जिसमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन एंड कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से रिलेटेड टोटल इंफॉर्मेशन स्टेटेड होती है। उस इश्यू में क्या रिस्क इन्वॉल्व है, जो इश्यू कंपनी कर रही है उस इश्यू में रिस्क क्या इन्वॉल्व है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, कंपनी किन गुड्स में या सर्विसेज में डील करती है, ये सब चीज़ें प्रोस्पेक्टस में स्टेटेड होती है। तो जब कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स करती है तब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती। इन प्लेस ऑफ प्रोस्पेक्टस कंपनी जो डॉक्यूमेंट इशू करती है उसको बोलते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी इशू करेगी स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी प्रोस्पेक्टस की जगह प्रोस्पेक्टस के बदले कोई और स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो व्हेन द शेयर्स आर नॉट ऑफर्ड टू द पब्लिक द कंपनी नीड नॉट इश्यू अ प्रोस्पेक्टस, कंपनी को जरूरत नहीं होती प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की। Instead of issuing a prospectus, the promoters are required to prepare a draft prospectus known as statement in lieu of prospectus. Underline कर लेना इसको। And must file it with the registrar at least 3 days before the first allotment of either shares or debentures. जब प्राइवेट प्लेसमेंट होता है शेयर्स का तो डायरेक्टर्स के लिए जरूरी होता है कि इस स्टेटमेंट को वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर करवा ले फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करने से कम 3 दिन पहले। यानी अगर अलॉटमेंट आप कर रहे हो 30 जनवरी को तो 27 जनवरी तक आपका ये स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार के पास क्या हो जाना चाहिए, फाइल हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर? Yes. अब देखो आगे, इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स जो अलॉटीज होते हैं जिनको ये शेयर्स अलॉट होते हैं, जो हमने बात की थी प्रमोटर्स, उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, शेयर होल्डर्स ऑफ द ग्रुप कंपनी, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे LIC, UTI, ICICI एटसेट्रा, जिन लोगों को भी शेयर्स अलॉट हुए हैं वो 3 साल तक अपने शेयर्स सेल आउट नहीं कर सकते। ये 3 साल कहाँ से काउंट किए जाएंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। 3 साल का पीरियड कहाँ से काउंट करेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। जैसे अगर अलॉटमेंट हुआ है 30 जनवरी 2021 को तो 29 जनवरी 2024 तक ये अपने शेयर्स सेल आउट नहीं कर सकते, यानी आप अपनी होल्डिंग को सेल नहीं कर सकते चाहे कितने ही अट्रैक्टिव आपको प्राइस मिल रहे हो मार्केट में। भले ही 10 रुपए का शेयर 10,000 रुपए का हो जाए, यू कैन नॉट सेल योर होल्डिंग इन द मार्केट, आपको होल्ड करके रखने पड़ेंगे। इस 3 साल के पीरियड को, 3 इयर्स के पीरियड को हम बोलते हैं लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड, बोलो क्लियर है? Yes, sir. So in case of private placement of shares, the allottees will not sell their share for a maximum period of 3 years from the date of allotment. This period is known as lock-in period. तो बेटा समझ में आ गया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स? Yes, sir. ठीक है ना। एक नोट आ सकता है एग्जाम में कि डिस्क्राइब या एक्सप्लेन प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, तो आपको कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी जो हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। आपको बताना पड़ेगा कि अगर प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा है तो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। जर्नल पब्लिक को पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑफर नहीं करेगी इन दैट केस टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। कौन कौन ऐसे पार्टीज यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं जिनको प्राइवेट प्लेसमेंट किया जाता है, वो नाम आपको लिखने पड़ेंगे और ये आपको डिटेल बतानी पड़ेगी लॉक इन पीरियड की। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। तो आज यहाँ तक ही रखते हैं। कल की क्लास के अंदर हम थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे और फ्रॉम वेडनेसडे ऑनवर्ड्स हम अपना प्रैक्टिकल पोर्शन इस चैप्टर का
स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय। Nice day, sir.